Welcome back again. This is lecture 2 of our lecture series related to PGT biology, where we are going to discuss about species and species concept today. In our previous video we have discussed about the living world, in which we have discussed different topics like biodiversity, what is living, and different characteristics of a living, which has been given in NCERT. Then we have studied what is the need for classification and taxonomy, different types of taxonomy, systematics, and then nomenclature and taxonomic categories. Now this topic, species and species concept, I was not able to complete it in my previous lecture video. So today we will understand कि species क्या होती है, किसने ये species concept दिया, और different species concept क्या क्या है, different types की species के बारे में आज हम discuss करेंगे. Let's begin. हम सबसे पहले start करते हैं यहाँ पे species से. species क्या होती है? देखो, species की definition देखें तो जितने भी individuals एक स्पीसीज के अंदर रखे जाएंगे वो मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होंगे ही, एनाटॉमिकली भी सिमिलर होंगे, उनकी अंदर बायोकेमिकल्स जो रिएक्शंस होंगी वो भी सिमिलर होंगी, उनका जो सेल का करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब सेल के अंदर क्या पाया जाएगा, कैसे बनी होगी सेल मेम्ब्रेन, वो भी सिमिलर होंगी. और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि वो इंटरब्रीड कर सकती हैं. इंटरब्रीड करने का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल है किसी स्पीसीज का, वो दूसरे इंडिविजुअल के साथ जब मतलब इंटरब्रीड करेगा, उसके साथ मेटिंग करेगा, तो वो जो प्रोड्यूस करेगा वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा. यही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक स्पीसीज के. तो हम क्या कह सकते हैं? स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स जो सिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स में, एनाटॉमिकल करेक्टर्स में, बायोकेमिकल रिएक्शंस जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस उनकी सेम होंगी, उनकी सेल्स की फिजियोलॉजी और हम बोलें तो केमिकल कंटेंट जो है सेल का वो भी सेम होगा, वो सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे, बिहेवियर भी सिमिलर शो करेंगे. बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि वो इंटरब्रीड करेंगे. इंटरब्रीड करने का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के साथ मेटिंग करेगा, और जो वो मेटिंग करेगा तो मेटिंग करके जो वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा वो ऑफस्प्रिंग क्या होने चाहिए? फर्टाइल होने चाहिए. अगर वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है तो वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं वो दोनों ही ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. उनके अंदर जो जीन पूल होता है 90% जो जीनोम होता है वो मैच करता है एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से विद इन ए स्पीसीज. मतलब ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, तो इनका 90% डीएनए सेम होगा, तो कॉमन जीन पूल होगा उनका. वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगे, आइसोलेटेड जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम में. देखो, मान लो यहाँ ये एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, इसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं. ठीक है. तो ये क्या है? यहाँ पे एक दूसरी मेरे पास पॉपुलेशन है. ये एक स्पीसीज 1 से बिलोंग करती है, ये स्पीसीज 2 से बिलोंग करती है, ये स्पीसीज 1, ये स्पीसीज 2 से बिलोंग करती है. तो इसके इंडिविजुअल इसके साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो मैं क्या बोलूँगी कि ये जो पॉपुलेशन है ये क्या है? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है. और ये स्पीसीज 2 की जो पॉपुलेशन है ये भी क्या है? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है. मतलब ये सिर्फ अपने ही इंडिविजुअल्स के साथ मीटिंग करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे. प्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगी मतलब कि सिर्फ अपने ही इंडिविजुअल्स के साथ इंटरमीटिंग करके वो क्या कर सकती हैं? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती हैं. ठीक है. एग्जाम्पल की बात करें जैसे सेटिवम. ठीक है. जैसे पाइजम सेटिवम की बात कर रहे हैं, पाइजम सेटिवम की बात करें. पाइजम सेटिवम किसका हमारा साइंटिफिक नेम होता है? पी का साइंटिफिक नेम होता है, जिसमें पाइजम हमारा क्या है? जीनस नेम है, और सेटिवम क्या है? हमारा स्पीसीज नेम है या स्पेसिफिक एपिथेट है. ठीक है. तो यहाँ पे जो सेटिवम है वो किसको डिनोट कर रहा है? कि ये इस स्पीसीज से बिलोंग करती है. पी. इंडिका, जैसे हमारी इंडिका भी क्या है? स्पीसीज है. ट्यूबरोसम भी हमारा जैसे सोलानम ट्यूबरोसम है, तो सोलानम क्या है? जीनस नेम है, ट्यूबरोसम क्या है? स्पीसीज नेम है. तो ये भी एक स्पीसीज को डिनोट कर रहा है. होमोसेपियंस में सेपियंस क्या है? हमारा स्पीसीज नेम है. लियो क्या है? हमारा स्पीसीज नेम है. अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज की.
तो फर्स्ट हमारा क्या आता है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। जो बायोलॉजी के कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वो किसने दिया है, अर्नेस्ट मेयर ने दिया है। ये क्या बोलते हैं कि स्पीसीज जो क्लासिफिकेशन है, जब हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टेक्सोन में या डिफरेंट कैटेगरीज में, या फिर हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स में जब हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे फाइलम एक कैटेगरी है जिसको हम टेक्सोन भी बोल सकते हैं, या क्लास एक हमारा टेक्सोन होता है, या ग्रुप एक टेक्सोन होता है। तो स्पीसीज क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है, क्लासिफिकेशन की सबसे बेसिक यूनिट है, जिसमें बहुत ही क्लोजली रिलेटेड जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो रखे जाते हैं। तो स्पीसीज क्या कह सकते हैं हम इसको, एक टेक्सोन कह सकते हैं, एक ग्रुप कह सकते हैं, या क्लासिफिकेशन हिरार्की में हम एक कैटेगरी कह सकते हैं जिसके अंदर हम क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि क्लासिफिकेशन की एक फंडामेंटल यूनिट है। फिर इसमें बोला गया है कि जो स्पीसीज होती है वो एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का जो कॉमन जीन पूल को शेयर करते हैं। कॉमन जीन पूल, जैसे मैंने बोला कि हर इंडिविजुअल का 90% जो जीनोम है या जो डीएनए है वो क्या होगा, सेम होगा। तो कॉमन जीन पूल होता है और वो क्या कर सकती है, इंटरब्रीड कर सकती है। इंटरब्रीड मतलब ये इंडिविजुअल है और ये इंडिविजुअल है, मान लो ये इंडिविजुअल 1 है, ये इंडिविजुअल 2 है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मेटिंग करेंगे। मेटिंग करके जो ऑफस्प्रिंग प्रोवाइड करेंगे वो ऑफस्प्रिंग क्या होगा, फर्टाइल होगा, ठीक है। ये बात किसने बोली, ये बात बोली अर्नेस्ट मेयर ने। किस में बोली, बायोलॉजिकल कंसेप्ट में बोली। अब ये जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है क्या ये यूनिवर्सली फॉलो होता है, यूनिवर्सली फॉलो होता है बट सारी कंडीशंस में नहीं होता, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे पहला इसका एक्सेप्शन है कि कुछ स्टेराइल हाइब्रिड भी देखने को मिलते हैं नेचर में अंडर नेचुरल कंडीशंस, ठीक है। जैसे म्यूल होता है हमारा, म्यूल होता है, वो म्यूल जब दो डिफरेंट स्पीसीज यहाँ पे इंटरब्रीड करती हैं, दोनों जो हमारी डिफरेंट स्पीसीज हैं उनके इंडिविजुअल जब यहाँ पे मीटिंग करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूल प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या होता है, स्टीराइल होता है। मतलब ये आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये रिप्रोडक्शन शो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे म्यूल कैसे प्रोड्यूस होता है, जब मेल डोंकी फीमेल हॉर्स मतलब कि मेयर के साथ जब क्या करेगा, मेटिंग करेगा। तो ये एक स्पीसीज से बिलोंग करता है, ये दूसरी स्पीसीज से बिलोंग करता है। दो डिफरेंट स्पीसीज होने की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, म्यूल प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, म्यूल प्रोड्यूस हो रहा है। हिनी का बात करें तो मेल हॉर्स जिसको हम स्टेलियन बोलते हैं वो फीमेल डोंकी के साथ जब क्या करता है, मेटिंग करता है, तो हमारा हिनी प्रोड्यूस होता है जो क्या होता है, स्टीराइल होता है, जो क्या होता है, स्टीराइल होता है। जैसे अब हम अगर यहाँ पे साइंटिफिक नेम देखें तो डोंकी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, इक्कस फेरस कैबेलस। अब कैबेलस क्या है, यहाँ पे स्पीसीज को डिनोट कर रहा है, और इक्वस क्या है, इक्वस क्या है यहाँ पे, वो है हमारा जीनस नेम। तो यहाँ पे डोंकी का नाम देखें तो इक्कस अफ्रीकैनस और एसीनस है। अब एसीनस किसको डिनोट कर रहा है, स्पीसीज को डिनोट कर रहा है, और इक्कस किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे जीनस को डिनोट कर रहा है। तो दोनों के जीनस सेम है बट दोनों की स्पीसीज अलग है। स्पीसीज अलग होने की वजह से ये क्या करते हैं, यहाँ पे स्टीराइल इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करते हैं जो आगे रिप्रोडक्शन नहीं शो कर सकता। इसी तरह हिनी क्या करती है, मेल हॉर्स होता है जिसको हम स्टेलियन बोलते हैं, फीमेल डोंकी होता है। तो डोंकी का वही हो गया हमारे पास क्या, एसिनस, और हमारा हॉर्स का वही हो गया कैबेलस, ठीक है। तो इनके दोनों की स्पीसीज अलग होने की वजह से ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्टीराइल यहाँ पे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं जो कि हिनी होता है। इसी तरह अगर हम फर्टाइल हाइब्रिड्स की बात करें, फर्टाइल हाइब्रिड प्रोड्यूस होते हैं कैप्टिव कंडीशंस में, जब हम मेल टाइगर को रिप्रोड्यूस करवाते हैं फीमेल लायन के साथ, है ना, दोनों की मीटिंग करवाते हैं तो यहाँ पे टाइगर प्रोड्यूस होता है, ठीक। अब यहाँ पे टाइगर जो आता है वो क्या होता है, फर्टाइल होता है, वो क्या होता है, फर्टाइल होता है। फर्टाइल जैसे अब हम देखो टाइगर का अगर मैं साइंटिफिक नेम देखूँ तो पैंथेरा टिग्रिस, और लायन का देखूँ तो पैंथेरा लियो। दोनों का पैंथेरा क्या है, मतलब जीनस सेम है, और दोनों का टिग्रिस और लियो मतलब कि स्पीसीज नेम जो है वो डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट स्पीसीज है। ये डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करने के बावजूद भी जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फर्टाइल है, मतलब वो फर्दर रिप्रोडक्शन के थ्रू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये किसका एक्सेप्शन हो गया, बायोलॉजिकल कंसेप्ट का एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या बोलता है कि इसमें एक ही स्पीसीज के जो ऑफस्प्रिंग है वो इंटरब्रीडिंग करेंगे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग करेंगे। बट यहाँ पे तो जो टाइगर प्रोड्यूस हो रहा है वो मेल टाइगर और फीमेल
मेटिंग से हो रहा है, मतलब वो डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करने के बावजूद भी यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे लिगर की बात करें, लिगर में भी क्या होता है, मेल लाइन यहाँ पे मीटिंग करता है फीमेल टाइगर के साथ और लिगर प्रोड्यूस होता है जो कि फर्टाइल होता है, जो आगे जाके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। ये भी किसका एक्सेप्शन हो जाता है, हमारा बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज का, क्योंकि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज में अर्नेस्ट मेयर क्या बोलते हैं कि एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल इंटरब्रीडिंग करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं वो मीटिंग करके यहाँ पे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज़ एन एक्सेप्शन हियर। कुछ और स्पीसीज कंसेप्ट आते हैं हमारे पास, जैसे टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज भी बोलते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो हमारा टाइपोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है उसमें स्पीसीज को डिफाइन किया गया है, स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जिसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या है, सेम है। ऑर्गेनिजम्स हैविंग द सेम एसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो अकॉर्डिंग टू टाइपोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, ये एक ऐसा स्पीसीज क्या है, एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जिसमें एसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा जो कंसेप्ट है ये इनकी आइडियाज़ पर काम करता है कि जो स्पीसीज है वो एक स्टैटिक कंसेप्ट पे या फिक्स्ड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, क्योंकि हमने बोला कि कुछ एसेंशियल कैरेक्टर्स क्या होंगे, सेम होंगे। कुछ एसेंशियल कैरेक्टर्स अगर सेम हो गए तो ये फिक्स्ड टाइप के बारे में बात कर रही है कि जो मॉर्फोलॉजी होगी वो फिक्स्ड टाइप की होगी। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहा है कि जो मॉर्फोलॉजी होगी इंडिविजुअल्स की वो फिक्स्ड टाइप की मॉर्फोलॉजी होगी। तो ये स्टैटिक और फिक्स्ड बोल रहा है किसको, स्पीसीज के कैरेक्टर्स को। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएशंस होंगी, वेरिएशंस माइनर होंगी, क्योंकि ये बात क्या कर रहा है, माइनर होंगी या फिर क्या होंगी, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी किसमें, टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट में, क्योंकि ये बात कर रहा है कि यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और ये जो स्पीसीज कंसेप्ट है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को क्या देता है, ये ज़्यादा कंसीडर करता है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। यहाँ पे इवोल्यूशन को कंसीडर नहीं किया जाता, इवोल्यूशन इज नॉट कंसीडर्ड इन दिस टाइप ऑफ स्पीसीज कंसेप्ट। तो ये जो टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट है या मॉर्फोलॉजिकल जो कंसेप्ट है स्पीसीज का, किसने दिया था, इट वाज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। किसने प्रपोज किया था, एरिस्टोटल ने। स्टार्टिंग में इसको एरिस्टोटल ने प्रपोज किया था और बाद में बात करें तो प्लेटो ने इसको प्रपोज किया था। मतलब प्लेटो और एरिस्टोटल का योगदान है किसको देने में, हमारे टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट को या फिर बोले तो मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज को देने में इनका योगदान है। इसकी लिमिटेशन की बात करें, इस स्पीसीज कंसेप्ट की लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन ये है कि ये एक्सप्लेन नहीं करता वेरिएशंस को, क्योंकि ये सिर्फ मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। मॉर्फोलॉजी में चेंज आएगा जैसे वेरिएशंस आएंगी, पर ये तो ये बोलता है कि सेम जो एसेंशियल हमारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये एक्सप्लेन नहीं करता किसको, वेरिएशंस को। ठीक है, और क्या है, जो हमारी पॉलीमॉर्फिक स्पीसीज होंगी, पॉलीमॉर्फिक स्पीसीज जो होती हैं जिनकी मॉर्फोलॉजी जिस स्पीसीज के अंदर इंडिविजुअल की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, डिफरेंट होती है। पोली का मतलब क्या होता है, मैनी। मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी, मतलब उनकी अपीयरेंस। मॉर्फोलॉजी मतलब कि उनकी अपीयरेंस। अगर इंडिविजुअल की अपीयरेंस बहुत सारी होंगी, डिफरेंट होंगी, तो वो पॉलीमॉर्फिक स्पीसीज होगी। तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या बोलता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होंगे, सेम होंगे। एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स को और क्रिप्टिक स्पीसीज को, और क्रिप्टिक जो स्पीसीज होती हैं उनको एक्सप्लेन करने में भी फेल हो जाता है हमारा क्या, यहाँ पे टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज।
ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट में, तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे क्या माना जा सकता है, यहाँ पे एक सिंगल स्पीसीज माना जा सकता है, क्योंकि वो कॉमन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करता है, कॉमन टाइप के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को शो करता है। बट यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज होती हैं ह्यूमन बींग्स की, डिफरेंट स्पीसीज है, अलग अलग कंटिनेंट में डिफरेंट स्पीसीज है, बट उनको सिमिलर माना जा सकता है अकॉर्डिंग टू टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो ये क्या बोलता है, इसको रिकैप करते हैं। ये बोलता है हर स्पीसीज का एक आइडियल पैटर्न होता है, किसका, मॉर्फोलॉजी का। इंडिविजुअल्स मैच दिस टाइप एज क्लोजली एज पॉसिबल, और इसी टाइप को जो इंडिविजुअल्स होते हैं स्पीसीज के, वो क्या करते हैं, मैच करते हैं, जितना क्लोजली हो सके उतना क्लोजली वो मैच करते हैं। वेरिएशंस यहाँ पे किसकी वजह से आती है, वेरिएशंस यहाँ पे किसकी वजह से आती है, इम्परफेक्शंस की वजह से आती है फिजिकल वर्ल्ड के, तो ये वेरिएशंस को सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, लीनियस का कंसेप्ट। लीनियस का कंसेप्ट जो है इसको मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव स्टेबिलिटी कंसेप्ट भी बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव स्टेबिलिटी कंसेप्ट भी बोला जाता है। कंसेप्ट मतलब ये सारे कंसेप्ट क्या एक्सप्लेन करते हैं, ये स्पीसीज की डेफिनेशन देते हैं, ये स्पीसीज को एक्सप्लेन करते हैं मेनली। तो जो लीनियस का कंसेप्ट है वो मॉर्फोलॉजी पे और रिप्रोडक्शन की स्टेबिलिटी के ऊपर बेस्ड कंसेप्ट है। ये डिफाइन करते हैं स्पीसीज को एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये डिफाइन करते हैं कि एक स्पीसीज क्या होती है, एक ग्रुप होता है, किसका, ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट रिजेंबल, जो एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं मॉर्फोलॉजिकली, दैट रिजेंबल वन अनदर मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं, एक दूसरे जैसे दिखाई देते हैं, एंड रिप्रोड्यूस ट्रू टाइप, एंड रिप्रोड्यूस ट्रू टू टाइप, एंड क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस क्या करते हैं, ट्रू टाइप या ट्रू टू टाइप रिप्रोड्यूस करते हैं। ट्रू टू टाइप का मतलब क्या है, जो ऑफस्प्रिंग आएंगे या जो प्रोजेनी बनेगी, या फिर मैं कह सकती हूँ जो डॉटर सेल बनेगी, वो अपने पेरेंट जैसी ही बनेगी। वो कैसी बनेगी, वो पेरेंट जैसी ही बनेगी। तो यहाँ पे जो की आइडिया है हमारे लीनियस कंसेप्ट का, वो की आइडिया ये है कि जो स्पीसीज हैं वो क्रिएट की गई हैं, वो क्रिएट की गई हैं गॉड के थ्रू, जो स्पीसीज हैं वो क्रिएट की गई है गॉड के थ्रू अकॉर्डिंग टू लीनियस, अकॉर्डिंग टू लीनियस स्पीसीज क्रिएट की गई हैं गॉड के थ्रू। और स्पीसीज जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, वो फिक्स्ड होती है, बट दे कैन शो माइनर वेरिएशन अकॉर्डिंग टू लीनियस, दे कैन शो माइनर वेरिएशन, उनमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस भी दिखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू लीनियस। ठीक है, ये किसके ऊपर एम्फेसाइज करते हैं, मॉर्फोलॉजी के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए जब इंडिविजुअल्स को एक स्पीसीज में आइडेंटिफाई किया जाएगा तो वो मॉर्फोलॉजी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, कौन, लीनियस। ठीक है, जो हमारा लीनियस कंसेप्ट है स्पीसीज का, ये फाउंडेशन रखता है किसकी, बायनोमियल नोमेनक्लेचर की, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए ये फाउंडेशन क्रिएट करता है। और ये किसने प्रपोज किया है, कैरोलस लीनियस ने ये प्रपोज किया है। इसकी लिमिटेशन क्या है, अगर मैं इसकी लिमिटेशन की बात करूँ तो ये इवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करता, इवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये क्या बोलता है कि जो स्पीसीज हैं वो किसने क्रिएट की है, वो गॉड ने क्रिएट की है। ये हाइब्रिड को एक्सप्लेन नहीं करता, हाइब्रिड्स को एक्सप्लेन नहीं करता, और सिबलिंग स्पीसीज को भी एक्सप्लेन नहीं करता, सिबलिंग स्पीसीज को भी एक्सप्लेन नहीं करता, कौन, लीनियस कंसेप्ट। ठीक है, लीनियस कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो स्पीसीज हैं वो स्टैटिक है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, इमूटेबल है, मतलब उनके अंदर म्यूटेशंस नहीं आ सकती, वो गॉड के द्वारा क्रिएट की गई है, पर कुछ वेरिएशन शो कर सकती हैं। रिजेक्ट करता है ये जो हमारा कंसेप्ट है, लीनियस का कंसेप्ट जो है स्पीसीज का, इसको बाद में किसके थ्रू रिजेक्ट किया गया, लेमार्क के थ्रू और डार्विन के थ्रू। ठीक है, स्पीसीज आर डायनेमिक एंड चेंज विद टाइम, जो किसने बोला, लेमार्क ने और डार्विन ने बोला कि स्पीसीज क्या होती है, डायनेमिक होती है, और थ्रू इवोल्यूशन वो क्या होती है, चेंज होती है, क्योंकि डार्विन और लेमार्क दोनों ने इवोल्यूशन थ्योरी दी थी, इवोल्यूशन के ऊपर स्टडी की थी, इसलिए वो बोलते हैं कि स्पीसीज डायनेमिक होती है और टाइम के साथ उनमें चेंजेस आते जाते हैं जो अक्यूमुलेट होकर नई स्पीसीज को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लीनियस का कंसेप्ट है वो क्या है, वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है और रिप्रोडक्टिव स्टेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि रिप्रोडक्टिव स्टेबिलिटी प्रोड्यूस होंगी
जो भी प्रोजेनी आएगी या जो भी डॉटर सेल होगी वो पेरेंट जैसी ही दिखाई देगी, उसके अंदर वेरिएशंस बहुत माइनर होंगी। तो यहाँ पे जो हमारा लीनियस का कंसेप्ट है वो स्पीसीज को एक ग्रुप बताता है ऑर्गेनिजम्स का जो एक दूसरे को मॉर्फोलॉजिकली रिजेंबल करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं ट्रू टाइप को। ट्रू टाइप का मतलब है एग्जैक्ट दी पेरेंट्स, जैसा पेरेंट्स होगा वैसे ही बच्चे प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे की आइडियाज़ क्या है लीनियस के कंसेप्ट के कि स्पीसीज क्रिएट की जाती है गॉड के थ्रू, स्पीसीज फिक्स्ड होती है बट वो माइनर वेरिएशन शो कर सकती है। मॉर्फोलॉजी यहाँ के ऊपर फोकस किया जाता है जब एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। लिमिटेशन क्या है, ये इवोल्यूशन की बात नहीं करता, ये हाइब्रिड्स और सिबलिंग स्पीसीज के बारे में भी बात नहीं करता कौन, लीनियस का कंसेप्ट। ठीक है, अगर मैं अभी इन डिफरेंस की बात करूं टोपोलॉजिकल और लीनियस कंसेप्ट के, तो जो हमारा टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट है वो एरिस्टोटल और किसने दिया है, प्लेटो ने दिया है, और कैरोलस लीनियस ने क्या दिया है, लीनियस कंसेप्ट दिया है। यहाँ पे नेचर जो स्पीसीज का होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, आइडियल टाइप होता है। यहाँ पे भी फिक्स्ड होता है, कॉन्स्टेंट होता है, और ये क्रिएटेड स्पीसीज हैं जो गॉड के द्वारा क्रिएट की गई है। यहाँ पे भी बेसिस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड होता है टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। लीनियस का जो कंसेप्ट है वो मॉर्फोलॉजी प्लस रिप्रोडक्शन, दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है। मॉर्फोलॉजी को भी ध्यान में रख के ये कंसेप्ट दिया गया और रिप्रोडक्शन को ध्यान में रख के भी ये दिया गया। ये इग्नोर करता है किसको, वेरिएशंस को। जो हमारे टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट है ये वेरिएशंस को क्या करता है, इग्नोर करता है, और ये कहता है कि वेरिएशन आएंगी बट बहुत माइनर आएंगी। ये दोनों ही इवोल्यूशन को कंसिडर नहीं करते हैं, ये दोनों ही इवोल्यूशन को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो फाउंडेशन है मॉडर्न टेक्सोनोमी की वो लीनियस के जो स्पीसीज कंसेप्ट है उसके द्वारा रखी गई। जैसे बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर की अगर हम नींव देखें तो वो लीनियस कंसेप्ट से ही शुरू हुई। ठीक है, बाद में इस कंसेप्ट को रिजेक्ट किया लैमार्क ने, डार्विन ने, क्योंकि वो इवोल्यूशन के ऊपर काम करते हैं और उन्होंने बोला कि स्पीसीज क्या होती हैं, डायनामिक होती हैं और टाइम के साथ वो चेंज होती हैं। पे दो क्वेश्चंस देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट ए स्पीसीज इज डिफाइंड एज। बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्पीसीज क्या होगी, एक ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स capable of interbreeding and producing fertile offspring, a group of organism with the same ecological niche, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद कॉमन एंसेस्टर। तो क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो इंटरब्रीड कर सकती हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती हैं, जिसके बारे में अर्नेस्ट मेयर ने बताया था। नेक्स्ट है द टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के ऊपर, जेनेटिक सिमिलरिटी के ऊपर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर, इकोलॉजिकल रोल के ऊपर। तो किसके ऊपर बेस्ड होता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होता है। अब हम देखते हैं डिफरेंट स्पीसीज, कौन कौन सी डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, क्या टाइप होता है उनका, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मोर्फोस्पीसीज। नाम से पता चल रहा है मोर्फोस्पीसीज का मतलब क्या है, मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज। इसका मतलब क्या है, मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज। ठीक है, तो देखो जो मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज की बात की जा रही है तो ये स्पीसीज जो है आइडेंटिफाई की जाएंगी किसके बेसिस पे, इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। मतलब इनकी मॉर्फोलॉजी को देख के हम इन स्पीसीज को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। और ये जो स्पीसीज है, इस स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे वो सिमिलर दिखेंगे। किसमें, शेप उनकी सिमिलर होगी, उनका साइज सिमिलर होगा, उनका कलर सिमिलर होगा और उनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होगा। ठीक है, और हम इस मॉर्फोस्पीसीज कंसेप्ट को कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास रिप्रोडक्टिव डाटा अनअवेलेबल होता है। रिप्रोडक्टिव डाटा अनअवेलेबल जब होता है तब हम इस मॉर्फोस्पीसीज कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी लिमिटेशन क्या है, ये हमारी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, कैन नॉट आइडेंटिफाई क्रिप्टिक एंड सिबलिंग जो स्पीसीज होती हैं, सिबलिंग स्पीसीज को और क्रिप्टिक स्पीसीज को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। तो हमने देखा है कि जो हमारे पास मॉर्फो स्पीसीज होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट होता है, जिसमें हम स्पीसीज को ऑर्गेनिजम्स की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देख के इन स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी शेप, उनका साइज, कलर और स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। इस स्पीसीज कंसेप्ट को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास रिप्रोडक्टिव डाटा अनअवेलेबल हो। और मॉर्फोस्पीसीज कंसेप्ट हम क्रिप्टिक स्पीसीज और सिबलिंग स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है टेक्सोनोमिक स्पीसीज। नेक्स्ट जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो किसका है, वो हमारे पास है टेक्सोनोमिक स्पीसीज का। ठीक है,
अब टेक्सोनोमिक स्पीसीज क्या है, जो ओवरऑल टेक्सोनोमिक एविडेंस के ऊपर आइडेंटिफाई की गई हो, ऐसी स्पीसीज जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं या ऐसी स्पीसीज डिफाइन की जाती हैं, डिफाइंड बाय यूजिंग, क्या यूज़ करके, ओवरऑल टेक्सोनोमिक कैटेगरीज या टेक्सोनोमिक करेक्टर्स या टेक्सोनोमिक एविडेंस। ठीक है, टेक्सोनोमिक एविडेंस का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे जब स्पीसीज को आइडेंटिफाई करेंगे तो उनकी मॉर्फोलॉजी भी देखेंगे, उनकी एनाटॉमी भी देखेंगे, उनकी फिजियोलॉजी भी देखेंगे। ठीक है, उनकी फिजियोलॉजी भी देखेंगे, उनके जेनेटिक्स को भी स्टडी करेंगे और उनके बिहेवियर को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रैक्टिकल और वाइडली एक्सेप्टेड कंसेप्ट है हमारा टेक्सोनोमिक स्पीसीज का। ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है स्पीसीज को क्लासीफाई करने के लिए और उनकी नेमिंग करने के लिए, मतलब नोमेनक्लेचर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेक्सोनोमिक स्पीसीज, सॉरी सिबलिंग स्पीसीज। नेक्स्ट हमारे पास सिबलिंग स्पीसीज है जिसका दूसरा नाम क्या होता है, क्रिप्टिक स्पीसीज होता है। ये स्पीसीज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती हैं पर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं। दीज स्पीसीज आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मतलब देखने में ये एक जैसी होंगी बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड मतलब एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं शो करेंगी। ठीक है, ये इंटरब्रीड नहीं कर सकती, कैन नॉट इंटरब्रीड करेंगी भी तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, स्टीराइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगी। तो हम क्या कहेंगे कि कैन नॉट इंटरब्रीड सक्सेसफुली का मतलब क्या है कि इंटरब्रीड तो कर सकती हैं बट फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो क्रिप्टिक स्पीसीज या सिबलिंग स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगी बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगी और ये इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ना प्रोड्यूस करके स्टीराइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगी। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे ड्रोसोफिला शूडो ऑब्सक्यूरा एंड ड्रोसोफिला परसिमिलिस है। ठीक है, अब ये दोनों ही स्पीसीज की मॉर्फोलॉजी तो क्या होगी, सेम होगी बट ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं करेंगे। ये क्या है, सिबलिंग स्पीसीज है या क्रिप्टिक स्पीसीज है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं एलोपैट्रिक स्पीसीज। एलोपैट्रिक स्पीसीज डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में होती है। मान लो ये एक एरिया इसके बीच में से नदी जा रही है, यहाँ पे क्या है, नदी बह रही है, यहाँ पे क्या है, रिवर है, ये क्या है, रिवर है या कोई हमारा यहाँ पे माउंटेन भी हो सकता है। ये एक जियोग्राफिकल लोकेशन है, ये फॉर एग्जांपल जियोग्राफिकल लोकेशन 1 है, ये 2 है। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। तो यहाँ पे स्पीसीज, यहाँ पे भी स्पीसीज है। ठीक है, यहाँ पे भी स्पीसीज है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्पीसीज 1 है, यहाँ पे स्पीसीज 2 है। तो ये जो स्पीसीज 1 है और स्पीसीज 2 है ये डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में होती हैं। ठीक है, तो जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से जो स्पीसीज सेपरेट कर दी जाए उनको एलोपैट्रिक स्पेसिएशन बोलते हैं। ये सिमिलर स्पीसीज होती हैं बट इनको सेपरेट करने के लिए या तो बीच में माउंटेन आ जाता है या रिवर आ जाती है या फिर ओशन आ जाता है। तो ऐसी स्पीसीज जिसको जियोग्राफिकली हमने सेपरेट कर दिया है बाय माउंटेन, रिवर और ओशन, उसको हम एलोपैट्रिक स्पीसीज बोलते हैं। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस, वो एक ही फिंच थी पर अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन में होने की वजह से वो अलग अलग तरह से इवोल्व हो जाती है। वो क्या करती है, अपनी जो बीक है उसको वो क्या करती है, मॉडिफाई कर लेती है अपनी एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपनी फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग कि किस पे उसको फीड करना है। नेक्स्ट हमारे पास होती हैं सिम्पैट्रिक स्पीसीज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिम्पैट्रिक स्पीसीज। जो सिम्पैट्रिक स्पीसीज होती हैं ये सेम जियोग्राफिकल एरिया में होती है, ये सेम जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाएंगी, सेम जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाएंगी। ठीक है, पर ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगी, ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगी, आइसोलेटेड स्पीसीज होंगी। ठीक है, क्यों, कैसे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ये क्यों हुई होंगी, इकोलॉजी की वजह से, ठीक है, बिहेवियर में चेंज होने की वजह से,
ये बिहेवियर में चेंज होने की वजह से या टेम्पोरल बैरियर की वजह से, या टेम्पोरल बैरियर की वजह से, इकोलॉजी की वजह से, बिहेवियर की वजह से या टेम्पोरल बैरियर की वजह से ये क्या होंगी, हमारी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगी। कॉमन है ये सिम्पेट्रिक स्पीसीज किसके अंदर पाई जाती है, प्लांट्स में ज़्यादा पाई जाती हैं पोलीप्लोइडी की वजह से। पोलीप्लोइडी की वजह से ये ज़्यादा बनती हैं कौन सी स्पीसीज, सिम्पेट्रिक स्पीसीज। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, पैरापेट्रिक स्पीसीज। नेक्स्ट हमारे पास पैरापेट्रिक स्पीसीज आती हैं जो एडजेसेंट हों या पार्शली ओवरलैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो। मान लो ये है और ये है और बीच में ये ओवरलैपिंग रीजन आ गया, तो ये क्या है, पैरापेट्रिक स्पीसीज। ये स्पीसीज 1 है, ये स्पीसीज 2 है और कुछ रीजन जो है इसका ओवरलैप कर रहा है, दोनों मिक्स हो रही हैं, ये पैरापेट्रिक स्पीसीज है। ओवरलैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन स्पीसीज का, ओवरलैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है मतलब एक दोनों का जो जोग्राफिकल एरिया है जिसमें वो पाई जाती हैं वो ओवरलैप करता है। ठीक है, यहाँ पे जो जीन फ्लो होगा दोनों पॉपुलेशन के बीच में वो लिमिटेड होगा। ये स्पीसीज तो सेम है पर ये स्पीसीज सेम है दोनों, ठीक है, बट इनकी पॉपुलेशन अलग है। ये पॉपुलेशन 1 है, ठीक है, ये पॉपुलेशन 1 है, ये पॉपुलेशन 2 है। इन दोनों की पॉपुलेशन क्या करती है, ओवरलैप करती है, तो इनका जो जीन फ्लो है वो लिमिटेड होता है और यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन करेंगी एक दूसरे के साथ, तो हाइब्रिड भी फॉर्म करेंगी, हाइब्रिड भी फॉर्म करेंगी। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रास स्पीसीज जो पोल्यूटेड एरिया में है, नॉन पोल्यूटेड एरिया में है, कुछ ऐसी होंगी पोल्यूटेड और नॉन पोल्यूटेड एरिया की ओवरलैपिंग रीजन में प्रेजेंट होंगी, तो वो हाइब्रिड भी प्रोड्यूस करेंगी। ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं, पैरापेट्रिक स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरापेट्रिक स्पीसीज बोलते हैं। इसके बाद आती है नियोंटोलॉजिकल स्पीसीज। नियोंटोलॉजिकल स्पीसीज, जो हमारे पास नियोंटोलॉजिकल स्पीसीज हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बेस्ड स्पीसीज होती हैं, मतलब इनका यूज़ करते हैं, मतलब इनकी स्टडी हम कैसे करते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स या रिप्रोडक्टिव बिहेवियर का यूज़ करके। जो लिविंग स्पीसीज है, लिविंग स्पीसीज जो है लिविंग एक्सटेंट या लिविंग एक्सटेंट के ऊपर बेस्ड जो स्पीसीज होती हैं वो नियोंटोलॉजिकल स्पीसीज होती हैं। इनकी स्टडी करने के लिए हम इनकी एनाटॉमी स्टडी करते हैं, इनकी फिजियोलॉजी को स्टडी करते हैं, ठीक है, इनके जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं, इनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो एट प्रेजेंट जो स्पीसीज है उनको नियोंटोलॉजिकल स्पीसीज बोला जाता है। ये हमारी पैलेंटोलॉजिकल स्पीसीज के अगेंस्ट होती है, मतलब जो इवोल्यूशनरी जो स्पीसीज हैं या जो बहुत टाइम से हमारी चल रही हैं उनकी बजाय जो एट प्रेजेंट लिविंग और नई स्पीसीज हैं उनको नियोंटोलॉजिकल स्पीसीज बोला गया है और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनकी एनाटॉमी, उनकी फिजियोलॉजी, उनके जेनेटिक्स, उनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है एलोक्रोनिक स्पीसीज। एलोक्रोनिक स्पीसीज क्या है, ये ऐसी स्पीसीज है जिनको सेपरेट किया गया है टाइम के थ्रू, ठीक है, स्पीसीज, ये ऐसी स्पीसीज सेपरेटेड बाय टाइम, स्पीसीज सेपरेटेड बाय टाइम, ठीक है। टाइम के थ्रू कैसे सेपरेट किया गया, पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन है, डिफरेंट पॉपुलेशन है एक स्पीसीज की जो ब्रीड कर रही है डिफरेंट टाइम पे, पॉपुलेशन ब्रीड एट डिफरेंट सीजन और डिफरेंट टाइम, डिफरेंट सीजन और डिफरेंट टाइम, तो वो एक दूसरे से आइसोलेट की जाती है, ठीक है। एलोक्रोनिक स्पीसीज वो होती हैं जिनको टाइम के थ्रू सेपरेट किया जाए। टाइम के थ्रू कैसे, उनका ब्रीडिंग टाइम अलग हो सकता है, उनका सीजन ब्रीडिंग का अलग हो सकता है। जैसे दो इंसेक्ट की पॉपुलेशन है, वो इंसेक्ट की पॉपुलेशन अलग अलग ईयर के टाइम के अकॉर्डिंग या अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग ब्रीड कर रही हैं, डिफरेंट मंथ में क्या कर रही हैं, रिप्रोड्यूस कर रही हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, एलोक्रोनिक स्पीसीज बोलेंगे। सिनक्रोनिक स्पीसीज क्या होती हैं, सिनक्रोनिक स्पीसीज होती हैं, सिनक्रोनिक का बात करें, सिनक्रोनिक जो हमारी स्पीसीज होती हैं वो सेम टाइम पे सेम पीरियड में एग्जिस्ट करती हैं, सेम टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। उनको हम साइमल्टेनियसली इवोल्यूशनरी या टेक्सोनोमिक स्टडी के लिए कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये सेम टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं बट अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन में, अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन में प्रेजेंट होंगी बट सेम टाइम पीरियड में
प्रेजेंट होंगी। जैसे हम बोले कि ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, हम पहले के टाइम में बात करें कि 1000 ईयर्स एगो जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी उसकी बात करें, या ह्यूमन एंसेस्टर थे, तो वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में सेम टाइम पे कौन कौन सी स्पीसीज एग्जिस्ट करती थी, तो वो क्या होंगी, सिंक्रोनिक स्पीसीज होंगी। पॉलीटिपिक स्पीसीज, पॉलीटिपिक स्पीसीज क्या होती हैं, ये एक सिंगल स्पीसीज है जिसकी मल्टीपल सब स्पीसीज हो, रेसेस हो। ठीक है, एक सिंगल स्पीसीज एक ऐसी स्पीसीज जिसके क्या हो, मल्टीपल, हैविंग मल्टीपल सब स्पीसीज, जिसके मल्टीपल क्या हो, सब स्पीसीज हो, बहुत ज़्यादा इसकी रेसेस हो। जैसे ह्यूमन होमोसेपियंस डिफरेंट ह्यूमन पॉपुलेशन है तो उसकी अलग अलग रेस पाई जाती है ना, तो वो क्या है, पॉलीटिपिक स्पीसीज है। ये जेनेटिक वेरिएशन शो करते हैं, जेनेटिक एंड मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन शो करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन शो करते हैं। जैसे हम बात करें होमोसेपियंस में अफ्रीकन है, चाइनीज़ हैं, ठीक है, अमेरिकन है, फिर एशियन लोग हैं, तो ये सब क्या है, एशियन में खैर चाइनीज़ भी आ गए, बट इनकी जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस देखने को मिलती है, डिफरेंट रेसेस देखने को मिलती हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में, तो वो किसका एग्जाम्पल है, पॉलीटिपिक स्पीसीज का एग्जाम्पल है। और इंपॉर्टेंट स्पीसीज आती हैं हमारे पास, जैसे कीस्टोन स्पीसीज। ठीक है, कीस्टोन स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनका ना इकोलॉजी के बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत ही मेजर रोल होता है। मतलब किसी भी इकोसिस्टम को, ये किसी भी इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर करवाती हैं, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करती हैं। तो कीस्टोन स्पीसीज इज ए स्पीसीज दैट हैज़ डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट। मतलब बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं एक इकोसिस्टम में, बट उनमें से एक स्पीसीज होगी, अगर उसको हम रिमूव कर दें तो वहाँ पे किसी दूसरी स्पीसीज की पॉपुलेशन पे या इकोसिस्टम पे बहुत लार्ज इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, कीस्टोन स्पीसीज वो होती है जिसका लार्ज इफेक्ट पड़े, है ना, इफेक्ट पड़े इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पे। रिमूवल ऑफ दिस स्पीसीज लीड्स टू कोलैप्स और मेजर डिस्टर्बेंस इन द इकोसिस्टम। अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कीस्टोन स्पीसीज। इसके की पॉइंट क्या है कि ये स्मॉल नंबर में हो सकती हैं बट ये बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, ये पॉपुलेशन साइज जो होता है इको सिस्टम के अंदर उसको रेगुलेट करती हैं, ये स्पीसीज की डाइवर्सिटी को मेंटेन करती हैं, फूड वेब बैलेंस क्रिएट करती हैं। देखो ये क्या करेंगी, इनकी लो होंगी नंबर में, लो इन नंबर बट लार्ज इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। इनका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा, लार्ज होगा, लार्ज इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा इनका। ये क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं, किसको रेगुलेट करती हैं, रेगुलेट्स पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइजेस ऑफ अदर स्पीसीज, दूसरी स्पीसीज के पॉपुलेशन साइज को भी ये क्या करती है, रेगुलेट करती है। मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी, मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज की डाइवर्सिटी को मेंटेन करती है। एंड फूड वेब बैलेंस को, फूड वेब बैलेंस को मेंटेन करती हैं। ठीक है, इट्स रिमूवल, अगर हम कीस्टोन स्पीसीज को रिमूव कर दें तो ट्रॉपिक कैस्केड आ जाते हैं। ठीक है, क्या आ जाता है, कोलैप्स हो जाता है इकोसिस्टम या उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, जस्ट ए मिनट। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो इसके 3 तरह के एग्जांपल हम स्टडी करते हैं, 3 टाइप्स में। एक होता है प्रीडेटर कीस्टोन स्पीसीज, फर्स्ट होता है हमारे पास प्रीडेटर कीस्टोन स्पीसीज। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास म्यूचुअलिस्टिक कीस्टोन स्पीसीज, म्यूचुअलिस्ट कीस्टोन स्पीसीज। एक हमारे पास तीसरा होता है इकोसिस्टम इंजीनियर, देखते हैं इनको क्या होते हैं। एक बोला मैंने प्रीडेटर कीस्टोन स्पीसीज, प्रीडेटर कीस्टोन स्पीसीज का मतलब क्या है कि ये हमारी हर्बीवोर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगी। किसको कंट्रोल करेंगी, हर्बीवोर की पॉपुलेशन को, हर्बीवोर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है सी ओटर का, सी ओटर जो है वो कंट्रोल करता है सी अर्चिन की पॉपुलेशन को, है ना, ताकि जो सी अर्चिन है वो फॉरेस्ट पे ज़्यादा फीड ना करें। तो फॉरेस्ट की जो फॉरेस्ट
कैल्प फॉरेस्ट को बचाने के लिए सी अर्चिन की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं सी ओटर। अगर सी ओटर को रिमूव कर दिया जाए तो सी अर्चिन की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और जो कैल्प फॉरेस्ट है वो डेंजर में आ जाएगा। ठीक है, तो सी ओटर यहाँ पे क्या कर रहा है, हर्बीवोर की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है और वो प्रीडेटर है। किसके ऊपर, किसको की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, सी अर्चिन की पॉपुलेशन को, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रीडेटर कीस्टोन स्पीसीज बोलेंगे। किसकी पॉपुलेशन, किस स्पीसीज को, सी ओटर की स्पीसीज को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, म्यूचुअलिस्ट कीस्टोन स्पीसीज। क्या है म्यूचुअलिस्ट कीस्टोन स्पीसीज, ये बहुत सारी प्लांट की पॉपुलेशन के रिप्रोडक्शन में बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। ये स्पीसीज एसेंशियल होती हैं, essential for reproduction of for many plant, for reproduction of many plant। बहुत सारे प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए ये स्पीसीज बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करती हैं। जैसे फिग ट्री, ये सपोर्ट करती है बहुत सारे एनिमल्स को, जैसे वास्प्स को। अब वास्प क्या है, हमारे पास पोलिनेशन में हेल्प करती है, तो वास्प बहुत सारे प्लांट के पोलिनेशन में हेल्प करेगी, बहुत सारे प्लांट के रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी। पर वास्प की पॉपुलेशन को सपोर्ट कौन कर रही है, फिग ट्री। तो फिग ट्री जो है वो इनडायरेक्टली म्यूचुअलिज्म शो कर रही है, दूसरी स्पीसीज को भी ग्रो करने में, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट होता है इकोसिस्टम इंजीनियर। ठीक है, ये फिजिकली मॉडिफाई करते हैं एक हैबिटेट को। ये ऐसी स्पीसीज होती हैं जो किसी भी हैबिटेट को फिजिकली मॉडिफाई करती हैं, फिजिकली मॉडिफाइज हैबिटेट को फिजिकली मॉडिफाई करती हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें, जो टाइगर है वो प्रे पॉपुलेशन को बैलेंस करता है ना, प्रे पॉपुलेशन को बैलेंस करता है। या फिर मैं बोलूँ कि जैसे बीएवर है वो डैम बिल्ड करता है। बीएवर की बात करें, बीएवर की, तो ये क्या बिल्ड करता है, डैम बिल्ड करता है, बिल्ड्स डैम। और ये क्या क्रिएट करता है, वेटलैंड क्रिएट करता है, क्रिएट्स वेटलैंड क्रिएट करता है। तो इसको इंजीनियर हम इकोसिस्टम कीस्टोन स्पीसीज बोलेंगे। किसको, बीएवर को। बीएवर क्या करता है, डैम्स बिल्ड करेगा, वेटलैंड्स क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट होती है, ये कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, और एक्सक्लूजन के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्या होती हैं, इम्पोर्टेंट स्पीसीज होती हैं कीस्टोन स्पीसीज। तो हमें मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर हमने इनका रिमूव कर दिया इन कीस्टोन स्पीसीज को, तो इकोसिस्टम के अंदर इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, डिस्टर्बेंस आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है, इंडिकेटिव स्पीसीज होती हैं या इंडिकेटर स्पीसीज होती हैं। ये वो स्पीसीज होती हैं जिनकी प्रेजेंस, एब्सेंस या पॉपुलेशन लेवल रिफ्लेक्ट करता है स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस को। मतलब ये हमें ये बताता है कि जिस इन्वायरमेंटल कंडीशन में ये रह रहे हैं वहाँ का हैबिटेट कैसा है, वहाँ पे पोल्यूशन कितना है ना, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, तो कितना हेल्दी इन्वायरमेंट है, कितना हेल्दी इकोसिस्टम है जिसमें ये रह रही है। इसलिए इनको इंडिकेटर बोलते हैं, इंडिकेट करती हैं, ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस को इंडिकेट करती हैं, इसलिए इनको इंडिकेटिव स्पीसीज बोला जाता है। इंडिकेटर स्पीसीज आर ऑर्गेनिजम्स हुज प्रेजेंस, जिनकी प्रेजेंस, अब्सेंस या अबेंडेंस या वो बहुत ज़्यादा है, वो हमें किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन के बारे में बताती है कि वहाँ पे पोल्यूशन कितना है, वहाँ के हैबिटेट की क्वालिटी क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। ठीक है, तो इन स्पीसीज का यूज़ हम क्या करने के लिए करते हैं, पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए। क्लाइमेट में क्या चेंज हुआ है, अगर ये एक्सटिंक्ट हो गई तो हमें पता चल जाएगा कि क्लाइमेट चेंज हुआ है ना। ये अर्ली वार्निंग सिग्नल भी देती है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के, जैसे पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज या हैबिटेट की क्वालिटी में अगर चेंज होता है तो ये स्पीसीज कम हो जाएंगी या ज़्यादा हो जाएंगी, है ना। तो ये इंडिकेटर स्पीसीज होती है। इसके टाइप की बात करें तो ये पोल्यूशन इंडिकेटर स्पीसीज होती हैं। क्या होती हैं, एक तो हमारे पास क्या होती है, पोल्यूशन इंडिकेटर स्पीसीज होती है, इंडिकेटर्स होती हैं ये। दूसरी क्या होती है, वाटर क्वालिटी इंडिकेटर्स होती हैं, वाटर क्वालिटी इंडिकेटर्स में हम इसको क्लासीफाई करते हैं इंडिकेटर स्पीसीज में। और तीसरा हम इसको हैबिटेट इंडिकेटर स्पीसीज में क्लासीफाई करते हैं, हैबिटेटर इंडिकेटर स्पीसीज में क्लासीफाई करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो स्पीसीज हैं ये इन्वायरमेंटल हेल्थ को इंडिकेट करते हैं, इसलिए इनको इंडिकेटर स्पीसीज बोला जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर्स की। हमारा लाइकेन इसका एग्जाम्पल है, ये एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा है
तो लाइकेन ग्रो नहीं करेगी क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड सेंसिटिव होती है। तो ये एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करने का काम करती है कौन, लाइकेन। ठीक है, तो ये क्या है, पोल्यूशन इंडिकेटर का काम कर रही है। पोल्यूशन इंडिकेटर में लाइकेन एग्जाम्पल आ गया। एक होता है ट्यूबीफैक्स वोम। ट्यूबीफैक्स वोम होता है, ट्यूबीफैक्स वोम। ये ऑर्गेनिक वाटर पोल्यूशन को बताता है, ये ऑर्गेनिक वाटर पोल्यूशन को, कि वाटर के अंदर ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट कितना है ना, उसको बताएगा कौन, ट्यूबीफैक्स वोम। तो ये भी क्या है, पोल्यूशन इंडिकेटर के अंदर आता है। नेक्स्ट होता है वाटर क्वालिटी इंडिकेटर। वाटर क्वालिटी इंडिकेटर का एग्जाम्पल है मे फ्लाई लार्वा। ठीक है, ये क्लीन और ऑक्सीजन रिच वाटर में ही पाया जाता है, ये क्लीन एंड ऑक्सीजन रिच वाटर में ही पाया जाता है। अगर ये किसी वाटर बॉडी के अंदर है तो उसका मतलब है कि वो वाटर क्लीन है और ऑक्सीजन रिच है। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, वाटर की क्वालिटी को इंडिकेट कर रहा है कौन, मे फ्लाई लार्वा। एक और इसमें एग्जाम्पल आता है स्टोन फ्लाई लार्वा का। ये अनपोल्यूटेड स्ट्रीम के अंदर ये पाया जाता है। तो यहाँ पे जो मे फ्लाई लार्वा है वो किसको इंडिकेट करता है, क्लीन फ्रेश वाटर को। स्टोन फ्लाई भी अनपोल्यूटेड स्ट्रीम को क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो ये वाटर क्वालिटी इंडिकेटर स्पीसीज होती हैं। हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट इंडिकेटर की बात करें तो हैबिटेट इंडिकेटर में हमारे एग्जाम्पल आते हैं कुछ बर्ड्स के। ठीक है, कुछ बर्ड्स के, जैसे एम्फीबियंस भी हैबिटेट की क्वालिटी बताता है और वाटर की क्वालिटी भी बताता है। ठीक है, कुछ बर्ड्स और प्लांट्स होते हैं जो फॉरेस्ट की हेल्थ, ग्रासलैंड की क्वालिटी हमें बताते हैं, तो वो क्या है, हमारे पास हैबिटेट इंडिकेटर का काम करते हैं। ठीक है, तो हमें की पॉइंट क्या रहा है याद रखना है, यहाँ पे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं कि इंडिकेटर स्पीसीज हमें एनवायरनमेंट को असेस करके बताती हैं कि ये कितना अच्छा इन्वायरमेंट है, या यहाँ पे वाटर क्वालिटी कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, हैबिटेट कैसा है ना, इन्वायरमेंट को इंडिकेट करती हैं। तो इसलिए इनको इंडिकेटिव स्पीसीज बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एंडेमिक स्पीसीज और इन्वेजिव स्पीसीज। उसके बाद हम एलियन और इन्वेजिव स्पीसीज में डिफरेंस समझेंगे और यहाँ पे हमारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो किसी एक रेस्ट्रिक्टेड, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ही पाई जाएंगी, उसके अलावा वो कहीं नहीं पाई जाएंगी, वो होती है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज आर स्पीसीज दैट आर फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, उसके अलावा वो वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं पाई जाती। तो इनका लिमिटेड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लिमिटेड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इन स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और अब ये एक ही जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती हैं तो ये वनरेबल होती हैं, वनरेबल टू एक्सटिंक्शन, खतरा होता है इनका ख़त्म होने का, क्योंकि ये दूसरे इन्वायरमेंटल कंडीशन में या एरिया में नहीं पाई जाती। ठीक है, ये इवोल्व होती हैं, क्यों इवोल्व होती हैं, ड्यू टू लॉन्ग टर्म आइसोलेशन। ये आइसोलेटेड रहती हैं इसलिए क्या हो जाती है, इवोल्व हो जाती हैं। आइलैंड्स में, माउंटेन्स में या आइसोलेटेड फॉरेस्ट में ये ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती हैं। माउंटेन्स में या आइसोलेटेड फॉरेस्ट में ये कॉमनली देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंडेमिक स्पीसीज का। क्या होता है रेस्ट्रिक्टेड, हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंडेमिक स्पीसीज का। कुछ इंडियन एग्जांपल्स की बात करें, एंडेमिक स्पीसीज के कुछ इंडियन एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल आता है लायन टेल्ड मकाक, वेस्टर्न घाट्स में ही पाया जाता है। नीलगिरी टहर, ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। एशियाटिक लायन गिर फॉरेस्ट गुजरात में पाया जाता है। एक होता है पर्पल फ्रॉग, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, वेस्टर्न घाट में ही पाया जाता है। तो एंडेमिक स्पीसीज हाईली वनरेबल है एक्सटिंक्शन के और ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ये हमें इंडिकेट करती हैं, कुछ चीज़ें इंडिकेट करती हैं, जैसे ये हमें बताती हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में, जैसे वेस्टर्न घाट एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ये कंजर्वेशन प्रोग्राम में भी प्रायोरिटी पे रखी जाती है क्योंकि ये दूसरे जियोग्राफिकल कंडीशंस में नहीं पाई जाती या एरिया में नहीं पाई जाती। ठीक है, ये इवोल्यूशन को समझने में हेल्प करती हैं क्योंकि ये आइसोलेटेड होती हैं और इवोल्व हो जाती हैं।
और किसी एरिया की बायो जियोग्राफी को समझने में भी ये हेल्प करती हैं। ठीक है, ये भी 2 टाइप की होती हैं। जो एंडेमिक स्पीसीज होती हैं वो भी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है हमारे पास न्यू एंडेमिक स्पीसीज, न्यू एंडेमिक स्पीसीज जो रिसेंटली इवोल्व हुई हो, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन हो या हो जिनका, वो न्यू एंडेमिक स्पीसीज होती हैं। एक होती है पैलियो एंडेमिक स्पीसीज जो एशियन स्पीसीज होती हैं और रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, जैसे गिंको बायलोबा, गिंको बायलोबा एग्जाम्पल है किसका, पैलियो एंडेमिक स्पीसीज का। ठीक है, और जो रिसेंटली इवोल्व प्लांट स्पीसीज हैं आइसोलेटेड हैबिटेट में, वो किसका एग्जाम्पल होंगी, न्यू एंडेमिक स्पीसीज का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं किसकी, इनवेजिव स्पीसीज की। इनवेजिव स्पीसीज की बात करते हैं। इनवेजिव स्पीसीज आर नॉन नेटिव, ये एलियन स्पीसीज होती हैं जो इंट्रोड्यूस करी जाती है एक नए इकोसिस्टम में, और वहाँ पे ये रैपिडली स्प्रेड कर जाती है और इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और हेल्थ को डैमेज करती हैं। ठीक है, तो इनको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, एग्जोटिक स्पीसीज। एग्जोटिक स्पीसीज जो हमारी कंट्री की ना हो और कहीं बाहर से लाई गई हो, पर यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई हो और उन्होंने एक्वेटिक लाइफ को हार्म किया हो या मैरीन लाइफ को हार्म किया हो, है ना, इकोनॉमी को हार्म किया हो, इकोलॉजी को हार्म किया हो, वो इन्वेजिव स्पीसीज या एग्जोटिक स्पीसीज होती हैं। तो इनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, इंटेंशनली भी करवाया जाता है कहीं पे डैमेज करने के लिए, जैसे दूसरी कंट्री ने इंट्रोड्यूस करवा दिया, और एक्सीडेंटली भी इनको इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है कि मान लो हमने गेहूं मंगवाया कहीं से, है ना, इंपोर्ट करवाया, उसके साथ कोई स्पीसीज आ गई, तो ये इंटेंशनली भी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है और एक्सीडेंटली भी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है किसी नए किसमें, इकोसिस्टम में। इनका रिप्रोडक्टिव रेट बहुत हाई होता है, हाई रिप्रोडक्टिव रेट होता है इनका। ठीक है, इनके जो प्रेडेटर हैं वो नेचुरल प्रेडेटर इनके नहीं पाए जाते, क्योंकि इनको हम एक नए इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो एलियन मतलब एलियन जो स्पीसीज हैं, एग्जोटिक स्पीसीज हैं, रैपिडली स्प्रेड होती हैं, हार्मफुल इफेक्ट होता है इनका, इम्पैक्ट होता है इकोसिस्टम पे भी, इकोलॉजी पे भी, हेल्थ पे भी और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाई रिप्रोडक्टिव रेट होता है, फास्ट ग्रोथ होती है, जल्दी स्प्रेड होती हैं, स्ट्रॉन्ग कंपटीटर होती हैं फूड के लिए, स्पेस के लिए, लेक ऑफ नेचुरल प्रेडेटर क्योंकि नए एरिया में इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ नेटिव स्पीसीज जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे पार्थिनम का आता है जिसको कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। ठीक है, ये एलर्जी कॉज करती है और ये गेहूं के साथ आई थी, जब अमेरिका से गेहूं आया तो ये उसके साथ आई थी। ठीक है, लेंटाना कैमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम को डैमेज करती है, और वाटर हाइसेंथ ये तो हर जगह हमें जहाँ पे वाटर बॉडी दिखेंगी वहाँ पे ये दिखा मिलेगा, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। आइकोर्निया क्रेसिपस ये वाटर को चोक कर लेता है, और जितनी भी उसमें एक्वेटिक लाइफ होती है उसके लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो सारी एक्वेटिक लाइफ ख़त्म हो जाती है। अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरीपाइनस ये नेटिव जो फिश होती हैं उनके लिए डेंजर का काम करती हैं। तो ये हमारी कुछ क्या होती है, एंडेमिक स्पीसीज होती हैं। हम कंपैरिजन करते हैं, कीस्टोन स्पीसीज मेजर इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट डालती हैं, अगर इनको अलग निकाल दिया जाए इकोसिस्टम से तो इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है। ठीक है, और इंडिकेटर स्पीसीज शो करती है इन्वायरमेंटल की क्वालिटी कि वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, जैसे लाइकेन। और एंडेमिक स्पीसीज वो एक ही पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, जैसे नीलगिरी टहर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एलियन और इनवेजिव स्पीसीज की बात करते हैं। एलियन स्पीसीज हमारी नॉन नेटिव स्पीसीज होती हैं पर हार्मफुल नहीं होती, कई बार अच्छी भी होती हैं, मतलब कई बार एडवांटेज भी होती है इनकी। इनवेजिव स्पीसीज नॉन नेटिव होती हैं और मोस्टली हार्मफुल होती हैं। जो एलियन स्पीसीज होता है ज़रूरी नहीं होता कि वो स्प्रेड ही करेंगी, वो दूसरी कंट्री से इंट्रोड्यूस करवाई गई होंगी पर ज़रूरी नहीं है कि वो स्प्रेड ही करें, जैसे पोटैटोज़ का एग्जांपल हो सकता है। इन्वेजिव स्पीसीज में जैसे कांग्रेस ग्रास का एग्जांपल लें, एग्रेसिव स्प्रेड करेगी और हार्मफुल भी होगी। ये हार्मफुल नहीं भी हो सकती, जैसे बहुत सारी ऐसी फ्रूट की या वेजिटेबल की स्पीसीज हैं जो हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, जो एलियन स्पीसीज है, हमारी नेटिव स्पीसीज नहीं है, बट दे आर नॉट हार्मफुल। बट इन्वेजिव स्पीसीज वो होती हैं जो दूसरी कंट्री से इंट्रोड्यूस करवाई गई या तो इंटेंशनली या फिर एक्सीडेंटली, बट वो हार्मफुल हैं और बहुत ही ज़्यादा वो स्प्रेड करती हैं।
तो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं अपना स्पीसीज और स्पीसीज कंसेप्ट. आई होप यू डू लाइक दिस lecture video, and if you do like it, then like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much again.